हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलेश आप लोगों के ऑनलाइन स्टडी चैनल ऋग विद्या एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं तथा आज हम आप लोगों के लिए झारखंड बोर्ड 2021 के द्वारा जो है इंटर आर्ट्स के जो है पहली बार जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया उसका सॉल्यूशन लेकर के पार्ट 3 आप लोगों के सामने मैं आया हूं, जिसमें कि आप लोग को बहुत ही आसानी से और भी आपकी भाषा में इसको मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, आप लोग को यदि अच्छा लगे तो इसको अच्छे से समझ करके तथा इसका अच्छे से अध्ययन करके अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी कोचिंग संस्थान के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इसके बारे में कि क्या है और कैसे है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि किस किस प्रकार से प्रश्न हैं और कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है, और पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में मैं सारे क्वेश्चन का भी कुछ क्वेश्चन का भी उसमें से डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कि 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया पार्ट 1 में, और उसके बाद 21 से लेकर के जो 27 तक के जो क्वेश्चन है पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया है, तथा पार्ट 3 में आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 34 तक। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को जो अच्छा लगे मेरा यह वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करें तथा मेरे इस ऋग विद्या एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें जो है 7 क्वेश्चन है तथा प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह 2-2 नंबर के हैं, तथा यह अच्छे तरीक़ा से यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इन सभी का प्रश्नों का उत्तर जो है हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप लोग मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोग को समझ में आ जाए। यदि नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और भी अच्छे तरीक़े से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 28 है, बोल रहा है कि भारत में लिंग अनुपात घटने की कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, तो भारत में जो है लिंग अनुपात क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि भारत में जो लिंग अनुपात के घटने के कोई 2 कारण बताइए। तो लिंग अनुपात घटने का जो देखिए मुख्य कारण यह है, आप लोग को यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि भारत में जो लिंग अनुपात घटने का जो मुख्य कारण जो है देखिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति की मौजूदगी जैसे कि अल्ट्रासाउंड इत्यादि की मदद से ही पहले लिंग का पता लग जाने के कारण पितृसत्तात्मक सोच के कारण लोग भ्रूण हत्या जैसे कदम उठाते हैं। अगर इसको हम लोग अपनी भाषा में अगर ट्रांसलेट करके और भी मैं आसानी से बताऊं तो मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि आज देखिए भारत में जो है वह जो डॉरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा जो है बहुत ही जोर तरीके से है। ठीक है, तो इस कारण से जो है लोग जो हैं अपनी खास करके जिनको जैसे ही उन लोग को किसी की जो वाइफ जो होती है जब प्रेग्नेंट होती है तो वो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जो है साइंस इतना आगे बढ़ चुका है उसके द्वारा जो है पता पहले ही कर लेते हैं कि वो बच्चा जो है मेल है या फीमेल है। यदि फीमेल होते हैं तो कितने लोग जो हैं उनका भ्रूण हत्या करवा देते हैं। ठीक है, जन्म होने से उपरा पहले ही। तो यह भी जो है लिंग अनुपात घटने का मुख्य कारण हो गया है। ठीक है, तथा दूसरा जो है भारत शुरू से ही प्रधान देश रहा है, शुरू से पुरुष प्रधान देश रहा है। पुरुष प्रधान कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर पुरुषों का बोलबाला होगा। ठीक है, यहाँ पर पुरुषों का बोलबाला होगा, जो कि यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इंसान जो है पुरुष और स्त्री के दोनों के सहयोग से ही इस पूरे विश्व की जो है विकास तथा इसकी जो जनसंख्या की बढ़ोतरी और अच्छे तरीके से इसका मतलब देखभाल किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव करना चाहिए। जो भी बच्चा हो आपका उसको अच्छे तरीक़ा से एजुकेशन दीजिए तथा उसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ाइए, ताकि इस प्रकार की जो समस्याएं जो है वो घट रही है वो समस्याएं कभी भी ना आए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला, अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि भारत में जल प्रदूषण के किन्हीं 2 स्रोतों की उल्लेख कीजिए। तो जल प्रदूषण के लिए ऐसे तो बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन उसमें से कुछ 2 स्रोत अपने से भी आप लिख सकते हैं। जल प्रदूषण किसके द्वारा होता है? उद्योग के द्वारा होता है। ठीक है, उद्योग के द्वारा भी जल प्रदूषण होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मान चलिए उद्योग में सोच रहे हैं कि उद्योग के द्वारा कैसे होगा, तो उद्योग के द्वारा ऐसे होता है जैसे कि उद्योग में से जितने भी अवशिष्ट पदार्थें निकलती हैं
ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ करने का मतलब है कि वो ऐसे पदार्थ जिसका कंपनी को अब उपयोग कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ। वही अपशिष्ट पदार्थ कंपनियों से निकलते हैं तो पुनः वो जा करके किसी नदी, कचरा या फिर गड्ढा में या फिर किसी जंगलों के किनारे उसको जा करके फेंक दिया जाता है, जो कि वह एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण जैसे कि यह सारे अपशिष्ट पदार्थ को जो होता है क्या किया जाता है, जा करके बड़े बड़े नदियों में इसको परोह दिया जाता है, मतलब फेंक दिया जाता है, जिससे कि जल का प्रदूषण हो जाता है। दूसरी बात इसमें एक और होती है कि उद्योगों में होते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में जो होते हैं वहाँ से जितने भी कल कारखाने से जो होती हैं अपशिष्ट जल पदार्थ निकलते हैं, ये वस्तु हो गया अपशिष्ट, और एक जल अपशिष्ट जल पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि जितना भी केमिकल वाले जो होते हैं पानी जो कि जहरीले होते हैं, उन सभी का जो है पाइपलाइन के द्वारा जो होता है बड़े बड़े नदियों नहरों में उसको बहा दिया जाता है, जिससे कि जल का प्रदूषण बहुत ही खराब तरीके से होता है। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यह है, आप इसको अगर अच्छी तरीके से और भी लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश अगर 2 का मैंने 4 लिखने के लिए यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड किया हूँ 4 कारण, ठीक है। तो यह है पहला जो हो जाएगा औद्योगिक कूड़ा जो है, जो कि मैं आप लोगों के सामने अभी डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा जो है कृषि में अनुचित गतिविधियाँ, यानी कि कृषि में भी जैसे जैसे कृषि करते हैं तो कृषि करने के उपरांत भी उसमें से कोई अनुचित वस्तुएं होती है जो कि वहाँ पर खेतों में छोड़ देते हैं, जो कि वहाँ पर जो होते हैं जो खेतों के लिए जो उपजाऊ जो ज़मीन होती है उसके लिए वह बहुत ही हानिकारक हो जाती है, ठीक है। तीसरा जो है मैदानी इलाकों में बहने वाले पानी और नदी के पानी की गुणवत्ता को कम करते हैं। जो मैदानी वाला इलाके वाला जो पानियाँ होती है वह नदी में जो एक फ्रेश नदी में जा कर के वो मिलती है तो वह उसकी गुणवत्ता को कम कर देती है, ठीक है। जैसे अब फिर चौथा जो है, चौथा बोल रहा है कि सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने इत्यादि भी, यह भी जो है एक तरह से जल का प्रदूषण ही है। जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं सामाजिक धार्मिक, जैसे कि मान चलिए किसी घर में आज के देखिए पूजा पाठ वगैरह होती है, या फिर मान चलिए किसी का डेथ होती है तो जा कर के गंगा में जा कर के उनके शव को बहाते हैं, या फिर गंगा स्नान में नहाते हैं, गंगा में नहाते हैं नदियों में, या फिर कचरा को फेंकते हैं, तो उससे भी जो होता है जल का प्रदूषण होता है, ठीक है। तो आप लोग को जो जो इसमें से पसंद आएगा 4 में से, इनमें से कोई भी आप लोग 2 को चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 आप लोग लिखेंगे तो अच्छे तरीके से इसका इसका आंसर है हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है, प्रश्न संख्या 30 कि मुंबई हाई और सागर सम्राट क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई और सागर सम्राट जो है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह दोनों जो क्षेत्र है, जो प्रदेश है, वह तेल के खानों के लिए दोनों जो हैं वो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तेल के खानों के लिए जो है वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुंबई शहर से 176 किलोमीटर दूर पर जो है वह समुद्र में खंबात की खाड़ी में स्थित एक तेल खनन क्षेत्र है, ठीक है। यही मुंबई हाई के बारे में बताया गया है, जो कि सबसे बड़ा तेल शोधक या वेधक क्षेत्र है, जो कि अरब सागर में खंबात की खाड़ी में स्थित है। सोच रहे हैं कि अरब सागर कहाँ है, खंबात की खाड़ी कहाँ है, तो उसका भी मैं आप लोगों को मैप यहाँ पर के द्वारा समझाने की पूरी कोशिश की हूँ, ठीक है। तो यह देख सकते हैं आप लोग मैप में, यहाँ पर इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये छोटा सा आपको रेड लाइट जो यहाँ पर दिख रहा है यही है आप लोगों का, और ये देखेंगे कि अरबियन सी है, ठीक है, यानी कि अरब सागर है, और यह बंगाल की खाड़ी इधर है, ठीक है, और ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और इसी के यहाँ पर जो है महाराष्ट्र राज्य है, और इसी में यहाँ पर जो है मुंबई शहर से 176 किलोमीटर की दूरी पर जो है जो ये वाला जो तेल का जो खनन क्षेत्र जो है यहाँ पर अवस्थित है, मुंबई हाई और मुंबई सम्राट, ठीक है। जो कि इसका पूर्ण रूप से यह आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहेंगे तो अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं कि मुंबई हाई और मुंबई सम्राट जो है, अरे सागर सम्राट जो है, दोनों जो है तेल खनन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छे तरीके से सिर्फ इतना लिखेंगे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि मुंबई शहर से 176 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है, ठीक है, समुद्र के किनारे स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीयक आर्थिक क्रिया का क्या अर्थ है। तो द्वितीयक आर्थिक क्रिया का जो अर्थ है आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि द्वितीयक आर्थिक क्रिया का अर्थ है कि वैसी क्रियाएं जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो, जैसे कि कपड़ा, ब्रेड इत्यादि, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित कार्य द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब हुआ कि प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं हमें सीधे तौर पर मिलती हैं उसको हम लोग प्राथमिक क्रिया कहते हैं, तथा जो प्रकृति के द्वारा वस्तु मिलती है उसको ले करके पुनः उसको मानव के द्वारा उसको निर्मित करके इसके बाद जो मानव उसका उपयोग करते हैं उसको द्वितीयक क्रिया करते हैं। जैसे कि मान चलिए आप लोग देख सकते हैं कपड़ा है और ब्रेड है, सारा चीज़ भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने थोड़े से और भी डिटेल से आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आप लोग चाहेंगे तो देखेंगे और समझ सकते हैं तथा इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि स्थानांतरी कृषि अथवा झूम कृषि का क्या अर्थ है। स्थानांतरी कृषि या झूम कृषि का अर्थ है जैसे कि मान चलिए कोई भी जंगलीय इलाका, ठीक है, जिस प्रदेश में जो कि अनउपजाऊ मिट्टी है वहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं किए जा रहे हैं, तो उसको काट करके अच्छे तरीके से वहाँ पर उसको उपजाऊ मिट्टी बना करके तथा वहाँ पर जो खेती किया जाता है, ठीक है, और खेती करने के उपरांत जो है उसको 2-3 सालों के लिए फिर पुनः उसको छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर चला जाता है, उसी को स्थानांतरित या स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से लिख करके मैं बताया हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि क्या होती है। स्थानांतरित कृषि अथवा स्थानांतरणीय कृषि जो है कृषि का एक प्रकार जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उसके उपजाऊपन जब कम हो जाता है, जैसे कि कहीं पर खेती कर रहे हैं और खेती करने के उपरांत क्या होता है कि खेती कर रहे हैं और उसके बाद जो होता है क्या कि वहाँ का मिट्टी जो है अनउपजाऊ हो जाती है। अनउपजाऊ होती है तो वहाँ से लोग जो होते हैं वहाँ से उठ करके कहीं दूसरे जगह चल जाते हैं, ठीक है, और दूसरे कृषि करने के लिए कोई भी जगह को चुन लेते हैं। उसी को बोला जाता है कि वह एक स्थानांतरीय कृषि है या फिर झूम कृषि है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है। ठीक है, झूम कृषि भी एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि, जो कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आज भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यह आप लोगों का गांव क्षेत्र एरिया है 1 किलोमीटर का। ठीक है, इस 1 किलोमीटर एरिया में जो है मान चलिए 20 आदमी जो हैं यहाँ पर निवास करते हैं, 20 लोगों का आप लोग का घर है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व जो है 20 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का यह क्षेत्र है। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति स्क्वायर वर्ग का जो है यह क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि पूरे 1 किलोमीटर में जो है 20 लोग यहाँ पर वास करते हैं। ठीक है, यही होता है जनसंख्या घनत्व। इसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल भी और भी मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर और मैं प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल यानी कि जितना दूरी की जो बात कहते हैं पर निवास करने वाले लोगों की संख्या का माप होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ आप लोग अपनी भाषा में। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो बोल रहा है देखते हैं कि प्रवास के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन से। तो प्रवास जो होते हैं, एक होता है आंतरिक प्रवास। ठीक है, आंतरिक प्रवास कहने का मतलब जो हुआ यानी कि देश के अंदर भी एक जगह से दूसरे स्थान पर जा करके जो लोग रहने लगते हैं उसी को बोलते हैं आंतरिक प्रवास। ठीक है, और दूसरा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहने का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति जिसका मान चलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करके उसको इच्छा किया कि मैं इस देश में न रह कर किसी और विदेश में जा कर के रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करते हैं। प्रवास करने का मतलब ही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के वहाँ पर वास करना। ठीक है, यही होता है प्रवास। तो यह था आप लोग के लिए आज का जो प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 34 तक था। जियोग्राफी क्लास 12 2021 में मॉडल प्रश्न पत्र जैक बोर्ड के द्वारा जो है इस बार जो पहली बार जो
अपलोड किया गया था जैक के साइट पर, जिसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के पार्ट 3 का आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है, जिसका मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तथा यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमारे ऋग वेदा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू इंटरेस्टेड प्लीज़ शेयर योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ऋग वेदा एकेडमी। ठीक है, यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप हमें इस नंबर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।